Hello everyone, welcome back to Education Delight. So how are you all? I hope you are doing very well. So आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को ना देखा हो तो प्लीज आप उनको देख लें ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने में आसानी रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है उस चीज का नाम है कि डायमेंशन क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय अ डायमेंशन। ठीक है। तो जनरली हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एंड सेकंड वन इज डेराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो कि किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हो, लेकिन डेराइव्ड क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली जब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं तो उसमें जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल टर्म्स पर डिपेंड करते हैं। और उन फंडामेंटल टर्म्स के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ना उसी को क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the power to which the fundamental quantities must be raised to represent the given physical quantity। देखो अब इसको समझो कि आपके पास सपोज करो कि एक क्वांटिटी है जिसका नाम है, चलो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, उस क्वांटिटी का नाम है स्पीड। कौन सी क्वांटिटी आपके पास, स्पीड है। अब स्पीड को जब आप लिखते हो तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, है ना, एक फंडामेंटल टर्म हुआ। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है। इस सेकंड को जबरदस्ती अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड की पावर माइनस वन। अब मीटर की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है यहाँ पर, वन। तो देखो यहाँ पर जो लेंथ है ना, एक टर्म हो गया क्या, लेंथ। तो लेंथ की पावर कितनी हो गई है, वन हो गई है। और टाइम की पावर कितनी हो गई है, माइनस वन हो गई है। तो ये लेंथ और टाइम की जो पावर्स है ना, यही क्या है, यही चीजें हैं डायमेंशन। यही चीजें क्या है बेटा, यही चीजें हैं डायमेंशन। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसका नाम है एरिया। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब दोनों क्या है, एक तरह की, दोनों तरह एक तरह क्या है, लेंथ ही है तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। और यहाँ पर भी क्या, मीटर। तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मीटर की पावर कितनी है, टू। तो ये इसका मतलब क्या हो, ये लेंथ की पावर कितनी है, लेंथ की पावर टू। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन कितनी होगी, टू इन टर्म्स ऑफ लेंथ। सो जो पावर्स फंडामेंटल टर्म्स के ऊपर आती है ना उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम कहते हैं डायमेंशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्योंकि एसआई सिस्टम में सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, एसआई सिस्टम में सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। क्या नाम था उनका, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। इनकी यूनिट्स के बारे में बात बता दूं एक बार फिर से कि इसकी यूनिट मीटर होती है, सॉरी ये मास है ना, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडल में। ठीक है ना। तो जनरली जब हम किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मास को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, लेंथ को हम कैपिटल एल से लिखते हैं, टाइम को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, करंट को आई से लिखते हैं। आई के अलावा आप यहाँ पर ए का यूज भी कर सकते हो और ए का यूज करना ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है। टेम्परेचर को के से भी लिखा जा सकता है या फिर आप इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट्स ऑल्सो ओके। ओके। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल में रिप्रेजेंट करते हो, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हो। यह है सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है। तो अगर मैं फिर से आपको पीछे लेकर आऊं, है ना, और मैं कहूं कि यहाँ पर मैं इस स्पीड वाले टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो इसके अंदर मास है क्या, मास नहीं है तो मास की पावर कितनी हो गई, जीरो। लेंथ है क्या, एक बार है तो लेंथ की पावर कितनी हो गई, वन। और टाइम कितनी बार है, एक बार है लेकिन डिवाइड में तो उसकी पावर कितनी हो गई, माइनस।
So 0, 1 and -1 are the dimensions of speed in terms of m, l and t, and this is how we represent a derived quantity, ठीक है ना, इन डायमेंशन। तो डायमेंशन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो हमने यहाँ पर एम, एल और टी के रूप में इसको लिखा है स्पीड को, यही कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। जो पावर्स है ना उसको क्या कहते हैं अपन, डायमेंशन कहते हैं, और जो पावर्स के अलावा जो टर्म्स है उनको इंक्लूड करके बोले तो वो क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम आपको कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे कि आपके पास एक क्वांटिटी है जिसका नाम है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास को तो फंडामेंटल टर्म आप जानते हो है ना, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होगा, और ये तीनों की तीनों क्या है, लेंथ है ना। तो मास कितनी बार हुआ, 1 टाइम्स हुआ, और लेंथ कितनी बार हुई, 3 टाइम्स हुई। टाइम है क्या, नहीं है, तो टाइम 0 टाइम्स हो गया। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, m1 l3 माइनस का, और t कितनी बार, 0 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन है उन डायमेंशन की वैल्यू कितनी होगी, डायमेंशन की वैल्यू हो जाएगी 1 -3 एंड 0 इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t, इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t। वेरी वेरी नाइस, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वांटिटी जिसका नाम है वर्क। चलो वर्क से पहले हम फोर्स समझ लेते हैं, और फोर्स से पहले आपको एक्सेलरेशन समझ में आना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को हम कहते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और एक बार टाइम पहले से है तो उसका मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि लेंथ है तो लेंथ के लिए एल लग जाएगा, टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है उसके लिए टी लग जाएगा, है ना। डायमेंशन उसकी टी होती है और टाइम की डायमेंशन टी होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मास तो है नहीं, तो मास 0 हो गया, L1 टाइम्स है और T -2 टाइम्स है। क्लियर हुआ, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन। आपने क्लास 9th में अगर मोशन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको ये याद होगा कि हमने वहां पर फोर्स के बारे में पढ़ा था, और फोर्स में एक सबसे बड़ा रोल जो है वो न्यूटन का है। उसने सेकंड लॉ दिया था, है ना, कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज फोर्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फोर्स की, तो फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को तो आप m लिख दोगे, है ना, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, l t की पावर -2। तो यहाँ पर आप पता कर पा रहे हो कि m l t -2 जो है वो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप डायरेक्टली याद कर लो, डायरेक्टली लर्न करना है, डायरेक्टली लर्न करना है, ठीक है। इसी से देखो, अगर मैं बात करता हूँ वर्क की, तो वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब आप करते हो तो फोर्स के लिए लगेगा mlt -2, डिस्प्लेसमेंट का l हो गया, यानी कि लेंथ है ना, तो m l² t -2। ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायमेंशन तो गई 1, 2 एंड -2 इन टर्म्स ऑफ ml एंड t। इसी तरह से अगर मान लो कि आपको वर्क के अलावा कोई और टर्म, जैसे कि आपको बोल दिया प्रेशर निकाल के बताओ, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो आप प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो फोर्स मतलब क्या, mlt -2, सीधी सी बात है ना, और एरिया मतलब क्या, लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लेंथ आएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक लेंथ से एक लेंथ मर गई, कट गई, है ना। तो m, अब l डिवाइड में तो -1 और t -2, ये किसका हो गया, प्रेशर का हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से अ नंबर ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, बना सकते हो, जब आपको उस चीज का फॉर्मूला पता हो, ठीक है ना। तो हम
जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला हम साथ साथ डिस्कशन करते जाएंगे। मैं आपको लास्ट में इसके साथ एक इमेज शेयर करूंगा, आप वहां पर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज को देख सकते हो, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नीट 2022 में। इस क्वेश्चन में यह पूछा है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास होता है क्या होता है। तो देखो ये दोनों के दोनों ऐसा ही सिस्टम में थे, इनकी यूनिट होती थी रेडियन एंड स्क्वायर रेडियन, है ना। इसकी यूनिट होती है प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती थी स्क्वायर रेडियन, है ना। लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये क्या है, एंगल्स है, ठीक है ना। तो इनके पास यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया, ठीक है, यूनिट होती है डायमेंशन नहीं होती, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। नाउ our next topic is dimensional analysis. Dimensional analysis, देखो डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत वास्ट यूज है हमारे फिजिक्स के अंदर। हम क्या कर सकते हैं, इससे रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं वेरियस क्वांटिटीज के अमंग, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका ये भी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला इसके अंदर एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो जितने भी टर्म्स होते हैं ना, जिनको आप ऐड करते हो या इक्वल टू के तरफ पुट करते हो, तो उनकी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर टर्म्स की डायमेंशन सेम नहीं होगी तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है ना, अगर टर्म्स की डायमेंशन सेम नहीं होगी तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो टर्म्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है अल्फा टी स्क्वायर, ये यहाँ पर स्क्वायर है ना, टू गलती से लिखा गया है, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, जो कि पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दिए गए चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि डायमेंशन लेस है, ये आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो देखो अभी हमने आपको बताया कि जितने भी टर्म्स है, टर्म्स की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। तो एफ की डायमेंशन, अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन और बीटा टी की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो फोर्स की डायमेंशन क्या, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, एम एल टी माइनस टू, और बीटा टी स्क्वायर की डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, एम एल टी माइनस टू, ठीक है ना। तो अल्फा टी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो क्या है, एम एल टी माइनस टू, यानी कि फोर्स की डायमेंशन के इक्वल है। और इस तरह से बीटा टी की डायमेंशन जो है वो भी किसके इक्वल है, फोर्स की डायमेंशन के इक्वल है, एम एल टी माइनस टू के। जब इन दोनों को आपस में आप डिवाइड करते हो, दोनों कैंसिल हो जाते टर्म्स, है ना। एम एल टी माइनस टू से एम एल टी माइनस टू कट जाएगा और एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चलता है अल्फा टी डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू वन, और वन क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। तो आपका आंसर अल्फा टी डिवाइडेड बाई बीटा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो आपका रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, अल्फा टी डिवाइडेड बाई बीटा इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या करना था आपको, क्या करना था, सेम टर्म्स की डायमेंशन को इक्वेट करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इस एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के अमंग रिलेशन को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का जनरली ये क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। और इसमें कहा है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होती है, एक बॉब होती है और एक उसके अंदर मासलेस स्प्रिंग होती है, जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये उसका टाइम पीरियड जो है, उसका टाइम पीरियड जो है, अगर उसकी लेंथ पर, उसकी बॉब के मास पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करे, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक तरह का क्या एक्सेलरेशन, तो आपको ये बताना है कि उस टाइम पीरियड का इन टर्म्स के रेस्पेक्ट में क्या क्या रिलेशन होगा या क्या एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो डेरिवेशन करना है यहाँ पर आपको जनरली। तो आप मान लो कि जो टाइम पीरियड है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, मास के ऊपर। तो मास की पावर आप मान लो कि एक्स है ना। टाइम पीरियड जो है हम मान लेते हैं कि लेंथ के पावर वाई पर डिपेंड करता है ना। और टाइम पीरियड जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
की पावर z पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से मैं चेक कर पाऊंगा कि जो t है वो इन तीनों पर डिपेंड करता है। किस तरह से कि t जो है वो मास की पावर x, लेंथ की पावर y और g की पावर z पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब यहां पर तो सिर्फ टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर मास क्या है 0 और लेंथ भी क्या है 0। प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैंने कह दिया कि जो कि डायमेंशनल है। m की पावर x होगा, लेंथ की पावर क्या होगा y होगा। और अगर मैं g की बात करूं तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या होता है l डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी z हो जाएगी। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो k तो एज इट इज रहेगा, m की पावर x, l की पावर y, l की पावर z एंड डिवाइडेड बाय t की पावर 2z हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये इक्वल टू k m की पावर x, l की पावर, देखो यहाँ पर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी, y और z क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो l की पावर y प्लस z हो जाएगा। और t की पावर डिवाइड में है 2z तो ऊपर आने पर क्या हो जाएगी माइनस का 2z। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कंपैरिजन, आपको करना है क्या, आपको करना है कंपैरिजन। ठीक है, तो देखो मास की पावर की बात करें x है, यहाँ पर मास की पावर कितनी है 0 है, तो m की पावर x को m की पावर 0 से कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। लेंथ की पावर कितनी है y प्लस जेड, यहाँ पर लेंथ का टर्म क्या है 0, तो y प्लस जेड भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, आप इसको इक्वेशन 1 2 3 कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखो टाइम की पावर कितनी है 1 और यहाँ पर टाइम की पावर कितनी -2z, तो -2z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से पता चलता है कि z इक्वल टू है -1 डिवाइडेड बाय 2। और जब z की वैल्यू को आप y प्लस जेड वाली इक्वेशन में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। फिर से बताता हूँ, देखो m की पावर x, m की पावर 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, क्लियर है। देखो लेंथ की पावर 0 और यहाँ पर लेंथ की पावर कितनी y प्लस जेड, तो y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया 0। और t की पावर 1 और यहाँ पर t की पावर कितनी 2z माइनस का, तो -2z इक्वल टू क्या हो गया 1। कंपेयर करने पर आपने यहाँ पर इन वैल्यूज को निकाल लिया। यहाँ तक के आपको क्लियर, तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, अब इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, आगे की चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। कुछ शायद प्रॉब्लम आ रही है ना, चलो कनेक्टिविटी इशू है, मैं इसको यहाँ राइट हैंड साइड में जो स्पेस है ना यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो जब आपके पास टाइम पीरियड का इक्वेशन था उसमें आपने क्या देखा था कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। चलो प्रोपोर्शनैलिटी को भी हटा देना, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि t इक्वल टू k, m की पावर x था, है ना, l की पावर y था और g की पावर कितना था z था। ठीक है, तो आप यहाँ पर t को रिलेट करोगे तो k की जगह पर तो k रहेगा, मास की पावर 0 हो जाएगी, लेंथ की पावर y है तो लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का, और g की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। देखो -1 डिवाइड बाय 2 को जब आप जबरदस्ती डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2 इस तरह से हो जाएगा, और k कांस्टेंट है तो k मल्टीप्लाई में। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट के अंदर होना, तो दोनों की दोनों चीजें किसमें आ जाएगी स्क्वायर रूट में, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा k स्क्वायर रूट l डिवाइडेड बाय g। और जनरली हम आपको बता दें कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है होता है t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l डिवाइडेड बाय g। k की वैल्यू 2 पाई होती है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ k ही तक के फॉलो करना है क्योंकि आपको k की वैल्यू कोई दे के तो रखी नहीं थी, है ना। तो ये फाइनल आपका आंसर होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है नीट 2021 में पूछा गया है,
कि अगर फोर्स, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम कैपिटल टी, इन तीनों को अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की तरह अज्यूम कर ले या चूज कर ले, ठीक है ना, तो आपको एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है या एनर्जी की डायमेंशन बताना है, ठीक है ना। तो बताओ एनर्जी क्या होती है। एनर्जी वर्क करने पर आती है ना, तो एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, ठीक है ना, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और अब यहाँ पर एक्सेलरेशन को आप किससे रिलेट कर रहे हो, मतलब यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, एक्सेलरेशन है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन के टर्म्स में समझना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन होता है बेटा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से डिस्टेंस को निकालोगे तो टाइम स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एनर्जी का फॉर्मूला निकालने जा रहे हो, तो एफ की जगह पर तो फोर्स, है ना, फोर्स की जगह पर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर का आपने एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। अब एफ की जगह पर एफ रख दोगे, एक्सेलरेशन की जगह पर ए रख दोगे और टाइम की जगह पर टी रखकर उसकी पावर 2। तो देखो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी ही मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो एफ एट टी की पावर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। सो हाउ वी डू द क्वेश्चन, ठीक है ना, दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको आज का सेशन काफी हेल्पफुल लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को मेंशन करें, तो हम आपके लिए उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर आपको अगर वीडियोस अच्छे लगते हो या आपको इनसे कुछ सीखने को मिलता हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।